ख़वातीन हज़रात, आज हम बात करेंगे बच्चों की सेहत पे। बच्चों की सेहत सिर्फ उनकी जिस्मानी नशोनुमा तक महदूद नहीं है, बल्कि ये उनकी जहनी, जज्बाती और समाजी फ़रोग़ के लिए भी एक बुनियाद है। एक सेहतमंद बच्चा ही कल का सेहतमंद और कामयाब शहरी बन सकता है। आज कोयका PKNC से न्यूट्रिशन टॉक्स पॉडकास्ट सीरीज़ में हम एक दफ़ा फिर हाजिर हैं आप सबके साथ। आज हमारे साथ गेस्ट हैं जी डाइटिशियन माहा नसीर, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और रिसर्च ऑथर हैं। टॉपिक हमारा आज का होगा द राइजिंग एपिडेमिक ऑफ चाइल्ड ओबेसिटी, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। बच्चों में आलमी सतह पर मोटापे की शरह में 1990 से 2022 तक नुमाया इजाफा हुआ है और दुनिया भर में ज़्यादा वज़न और मोटे बच्चों और नौजवानों की जिनकी बिलखसूस उम्र 5 से 19 साल है, इनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा देखा गया है। तकरीबन माहिरीन के मुताबिक ये इजाफ़ा 400% से भी ज़्यादा है और माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक 2025 तक तकरीबन 1/3 बच्चों के ज़्यादा वज़न या मोटे होने का तखमीना लगाया जा रहा है। ये शरह क्यों बढ़ रही है, वजूहात क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और इनके हल क्या हैं? तो जनाब, हम वेलकम करेंगे डाइटिशियन माहा नसीर को। माहा, हम प्रोग्राम राबता में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो माहा नसीर ये बताइए कि आज का मौजू हमने जो मुंतखब किया, इसकी वजूहात क्या हैं और इसे हमने एपिडेमिक का नाम क्यों दिया है? वेल, पर्सनली आई बिलीव कि ये बाय द टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। जैसे कि हमने बात की WHO की, अगर हम रिपोर्ट्स पढ़ें तो बैक इन टाइम हमारे पास जो रेशो आ रही थी वो थी 3,90,00,000 जो बच्चे हमारे पास ओबेसिटी का शिकार थे या ओवरवेट होते जा रहे थे। लेकिन अभी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसे 1/3 पॉपुलेशन जो है वो ओबेसिटी पे जाना शुरू हो जाएगी। जो हम प्रोजेक्ट करते हैं तकरीबन 7 करोड़ आबादी आपकी ओबेसिटी पे जाना चले जाएगी। अ पॉइंट इज़ दैट कि यहाँ पे हम उसको रोकने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हैं, इंक्रीजिंग कंसर्न्स क्या है, क्यों बढ़ता जा रहा है, पेरेंट्स का रोल कहाँ नहीं आ रहा। दैट्स वाई आई ट्राई टू चूज दैट टॉपिक टू रेज द अवेयरनेस फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। माहा, एक रिसर्च पढ़ रही थी जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान में भारत और बांग्लादेश जो हमारे हमसाए हैं, जो उनके स्कूल गोइंग बच्चे हैं और हमारे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, पाकिस्तान में इसकी मोटापे की शरह ज़्यादा है, ख़ुसूसन शहरी इलाकों में। इसकी क्या वजह है? वेल, मुझे लगता है कि जो हमारा जैसे कैफ़े कल्चर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, बच्चों को इंटरनेट की एक्सेस बहुत ज़्यादा मिल चुकी है, सेल्फ ऑर्डर करने का पता चल चुका है, कैसे ऑर्डर प्लेस करेंगे, बच्चों को कैलोरीज़ का अंदाज़ा नहीं है, फूड कैटेगरीज़ का अंदाज़ा नहीं है, जनरल सेंस ऑफ नॉलेज हमने बच्चों को नहीं दी अपने स्कूल्स के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू। तो बच्चे नहीं जानते कि कौन सा फूड आपके लिए ज़्यादा सेहतमंद हो सकता है, किससे आपको ग़िज़ाइयत मिलेगी या किससे आपको ज़्यादा कैलोरीज़ मिलेगी। तो जो जनरल एजुकेशन है वो डेफिनेटली लैक कर रही है हमारे पाकिस्तान में, अगर हम बाकी कंट्रीज़ के साथ इस चीज़ को कंपेयर करें। तो इसका हल आपको क्या तजवीज़? इसका मतलब कि हम देखते हैं कि बाहर के ममालिक में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि उनके साथ उनके टिफ़न बॉक्सेस होते हैं, जी, यानी टिफ़न बॉक्सेस पे वापस जाएं। हाँ जी। और ये बाज़ार वाली चीज़ें जो हैं ये खाएं। मोटापे का ताल्लुक, खुराक का ताल्लुक, क्या ये हमारे हार्मोन से भी है? हम कोई प्लेयर के लिए भी खाते हैं? डेफिनेटली बच्चों में ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको डिफरेंट तरह के नाम दिए जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एक वक्त में खाना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं खाते। तो इसकी स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, साइकोलॉजिस्ट भी इनको डील करते हैं, डाइटिशियंस भी इनको डील करते हैं, जनरल फिजिशियंस भी इनको गाइड कर सकते हैं इस हवाले से। एंड डेफिनेटली जब आप खाते सही मिकदार में नहीं है तो हार्मोनल इम्बैलेंस बनता है। जैसे बच्चियों में पीरियड्स का लेट आना, बच्चों में आवाज़ भारी नहीं हो पाती टाइमली। तो दोनों तरफ, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में ये इम्पैक्ट हमें नज़र आते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी में, हार्मोन्स जब सही काम नहीं करेंगे डेफिनेटली ग्लूकोज स्पाइक्स बनेंगे और ये कल को हमारे पास ओबेसिटी का जो शिकार बहुत ज़्यादा बच्चे बनेंगे, डेफिनेटली उससे हमारा जो ओवरऑल एक यूथ के बाद एक एडल्ट कैटेगरी है वो भी इम्पैक्ट हो जाएगी। अभी इसलिए अगर हम सिर्फ चिल्ड्रन कैटेगरी पे इसको स्टॉप कर लें तो ये एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी अगर अभी हम बुनियाद पे काम कर लें तो कल के हमारे बच्चे सेहतमंद हो सकते हैं। पिछले दिनों में भी अपने कुर्ब जवार में देखा कि यंगस्टर्स में हार्ट अटैक की शरह बहुत बढ़ गई और उसकी एक वजह ये भी नज़र आती है हमारा लाइफस्टाइल, हमारी आदत और हमारा खाना पीना। माह, पहले ना कहा जाता था किसी आप तंदुरुस्त शख्स को देखते थे ना, या उर्फ़ आम में मोटे शख्स को देखते थे, लोग कहते थे इसका ताल्लुक खाते पीते घराने से है। ये शहरी इलाकों में था। तो अब हमें ये हर तरह के सोशल और इकोनॉमिकल ग्रुप्स में नज़र आ रहा है मोटापा। इसकी क्या वजूहत है? वेल, आई थिंक कि जो हमें
अवेयरनेस नहीं दी गई या नहीं दी जा रही कि कौन से फूड प्रोडक्ट्स हमें लेने चाहिए, एक बैलेंस कैसे क्रिएट होगा प्लेट का। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते जा रहे हैं, रोटी चावल ब्रेड बिस्किट इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपको मोटापे की तरफ लेके जा रहा है। रिफाइंड शुगर्स ले रहे हैं, फ्रोजन प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो चुके हैं, तो इनके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है। लेबल सही तरह से नहीं पढ़ने आते लोगों को कि इसके अंदर कितनी कैलोरी है, कितनी शुगर है। ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही कि हमें किस रेंज तक मैक्सिमम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। तो जब तक हम एक कैटेगरी नहीं सेट करेंगे, एक लिमिट नहीं बनाएंगे, तब तक डेफिनेटली ये प्रॉब्लम हमारे पास बढ़ता रहेगा। तो हम सबको आई थिंक मिलकर इस पर थोड़ा काम करना चाहिए। पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए, टीचर्स को अवेयरनेस होनी चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। जहाँ तक तो हम देखते हैं पेरेंट्स को, तो मुझे नहीं लगता, चूँकि मैं खुद भी एक उस्ताद हूँ, बीमार बच्चे के हाथ में भी सुबह बाजार का जूस होता है, बीमार बच्चे के हाथ में बाजार का सैंडविच होता है, बाजार के स्नैक्स होते हैं जी। तो मदर्स को आप इस प्रोग्राम के तवस्सुत से क्या मैसेज देंगी? वेल आई थिंक कि ये बहुत बेसिक नॉलेज है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल अप्लाई नहीं होता। बहुत एक बेसिक नॉलेज आप गूगल से सर्च करके ले सकते हैं। आप किसी भी डाइटिशियन को विजिट करके एक जनरल असेसमेंट अपने बच्चे की करवा सकते हैं। पोर्शन साइजेस को समझना इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम एक प्लेट तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रोटीन का पोर्शन होना चाहिए, गोश्त मतलब हमें लेना चाहिए, उसके साथ वेजिटेबल्स हमें लेनी चाहिए। हम कार्बोहाइड्रेट और ऑयल को, फैट को जितना कम कर सकें हम वो कम रखें मिकदार में। और स्पेशली बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है, मैं इस चीज़ के पर्सनली बहुत अगेंस्ट हूँ, क्योंकि बच्चे जब कोई भी चीज़ देख रहे होते हैं तो उनका माइंड उनको इम्पैक्ट डिफरेंटली करता है। उस टाइम पे वो खाना खा रहे हैं, उनकी शुगर क्रेविंग्स बढ़ रही हैं, वो सिर्फ गलत फूड का इस्तेमाल उस टाइम पे कर रहे हैं और उनको पोर्शन साइज़ का अंदाज़ा नहीं है, वो ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं। तो उस टाइम पे स्क्रीन टाइम की बजाय आप बच्चे के साथ खुद बैठें, आप उनको खाना खिलाएं ताकि आप उनकी प्लेट खुद सेट कर सकें, ना कि हमने सिर्फ उनको जूसेस पकड़ा दिए, हमने फ्रोज़न आइटम सिर्फ फ्राई करके उनके आगे रख दिए। तो इन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से काफ़ी ज़्यादा हम चेंज ला सकते हैं। हमारा बचपन था, हमारे कल्चर नहीं था फ्रेंच फ्राइज का। एक छोटे बच्चे को माएँ जब हांडिया भुना करती थी ना, तो उसमें से वो पोर्ट वाली बोटी निकाल के दिया करती थी, ठीक है, ताकि बच्चे के जो गम्स हैं वो उनको चबाएं और कोई टीदर नहीं हुआ करते थे और बच्चे तंदुरुस्त थे। थोड़ा बड़ा बच्चा होता था उसको आलू उबाल के मैश करके दिया जाता था। बिल्कुल, ये जो कल्चरल स्विच किया है हमने, और हमने इसको फैशन बनाया, और हम समझ रहे हैं कि हम पता नहीं क्या कारनामा कर रहे हैं, हम बड़ी मॉडर्न मॉम्स बन गई हैं। इन्होंने भी हमारे बच्चों को बर्बाद करने में और उनकी चॉइसेस को खराब करने में मैं नॉर्मली देखती हूँ कि पेरेंट्स इस पे ज़्यादा जो है मेरे ख्याल से ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि जब आप अपने बच्चों को सही से खुद गाइड नहीं करेंगे, आप खुद कैफ़े कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, आप खुद बाहर से खाएंगे, आपका बच्चा भी बाहर से खाएगा। अगर हमारे घर में जैसे प्रैक्टिसेस पहले होती थी, डिनर एक टाइम पे बनता था, सब बैठ के खाना खाते थे, तो पुरानी प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा इंगेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक कि जो हमारे पास अभी एक और कल्चर बन चुका है, बच्चा अपने कमरे में खाना खा रहा है, सिर्फ हमने ऑर्डर कर दिया एंड ही पिक द फूड फ्रॉम द डोर, और वो अपने रूम में जाके सिर्फ खाना खा रहा है, साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, जूसेस का इस्तेमाल कर रहा है, बेवरेजेस ले रहा है। तो वो सारी प्रैक्टिसेस आपको ओबेसिटी की तरफ लेके जा रही हैं। तो इन प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा हमें डेफिनेटली चेंज करने की ज़रूरत है इस टाइम पर। और इसमें सबसे ज़्यादा किरदार बहरहाल बहैसियत वालिदैन हमारा है। पाकिस्तान में जो मोटापे का शिकार बच्चे हैं, उनकी सेहत को क्या क्या मसाइल दरपेश हैं, मैं चाहूँगी कि बतौर माहिर ग़िज़ाइयत आप पेरेंट्स को सेंसिटाइज करें। ले रहा है तो वो सारी प्रैक्टिसेस आपको ओबेसिटी की तरफ लेके जा रही हैं। तो इन प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा हमें डेफिनेटली चेंज करने की ज़रूरत है इस टाइम पर। और इसमें सबसे ज़्यादा किरदार बहरहाल बहैसियत वालिदैन हमारा है। पाकिस्तान में जो मोटापे का शिकार बच्चे हैं, उनकी सेहत को क्या क्या मसाइल दरपेश हैं, मैं चाहूँगी कि बतौर माहिर ग़िज़ाइयत आप पेरेंट्स को सेंसिटाइज करें इस बारे में। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपका बच्चा मोटा हो रहा है, उसमें चर्बी की मिकदार बढ़ रही है उसकी बॉडी में, उसको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कोलेस्ट्रॉल का इशू हो रहा है तो जाहिर है वो कल को दिल की बीमारियों की तरफ आपको लेकर जाता है। फिर आप उस पर फिक्रमंद कल को होने की बजाय आप अभी से उसको रोकना शुरू कर दें। इसके साथ साथ आपको डायबिटीज़ का पता है कि ऑलरेडी पाकिस्तान में प्रिविलेज बहुत इंक्रीज़ हो गई है। पहले हमें नज़र आता था सिर्फ आप प्लस एज में जाके डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, लेकिन इस टाइम पे बच्चे मेरे पास क्लिनिक पर आते हैं जिनको डायबिटीज़ हो गई है, या जो डायबिटीज़ होने
की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारा लिंक हमारे पास मोटापे के साथ ही है। बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी जो है इम्पैक्ट हो जाती है, जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि वक्त के साथ अभी बच्चों ने ग्रो करना है, बोन्स उनकी स्ट्रांग होंगी, उससे पहले ही उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वजन आ जाएगा तो डेफिनेटली उनकी फिजिकल एक्टिविटी इम्पैक्ट होगी। अलॉन्ग विद दैट बच्चों की साइकोलॉजिकल हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। बच्चे पीयर प्रेशर में आ चुके हैं कि उनका फ्रेंड क्या खा रहा है हम भी वही खाना चाहते हैं, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर उनको बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, कपड़े फिट नहीं आते, कहीं जाना पसंद नहीं करते, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो इन सारे मसलों में आप देखेंगे पीछे एक ही वजह है, वो सिर्फ मोटापा है। अगर हम उस एक वजह को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारे पास मल्टीपल जो आगे 10 मसले बनेंगे वो डेफिनेटली रुक जाएंगे। सही बात है जी। हाँ, प्रोग्राम को पसंद किया है अवैस मशकूर ने, और हमारे साथ हमारी बहन सोहिया इख्तियार डाइटिशियन हमेशा प्रोग्राम में शमूलियत भी करती हैं और हमें बड़े अच्छे अच्छे मशवरे भी देती हैं। जाफ़र जैदी हैं हमारे साथ, अमजद मुग़ल हैं, जाहिद यासीन हैं, कैसर अब्बास हैं, एजाज साहब हैं, मंडी बहाउद्दीन से बहुत शुक्रिया, जनूबी बकर से मोहम्मद हफीज़ है, रियाज कादरी जो कि हमारी फैमिली का हिस्सा है वो भी हैं। अमजद मुग़ल साहब कह रहे हैं कि माएँ ख़ुद बच्चों के हाथ में मोबाइल दे के और फिर उन्हें खाना खिलाती हैं और कहती हैं जी जब तक इसके हाथ में मोबाइल ना हो ये खाना नहीं खाता। आप ये चीज़ देखें कि बच्चे को किसी भी चीज़ की समझ नहीं होती, हम हर चीज़ की उसको प्रैक्टिस करवाते हैं। जब हमने उसको फॉर एग्जांपल सेल फोन पकड़ाना शुरू कर दिया और फूड उसके साथ देना शुरू कर दिया, हमने बच्चे के माइंड को खुद प्रिपेयर किया कि आपको भूख उसी टाइम पे लगेगी। देखिए हमारे अंदर ना हार्मोन्स होते हैं, हम कुछ स्पेसिफिकली कोई काम करते हैं तो वो जनरेट होते हैं, समटाइम गुस्से के रिलेटेड, खाने के रिलेटेड, कोई काम करने के रिलेटेड। तो बेसिकली आपका माइंड उस साइकोलॉजी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है और उस टाइम पर आपका हार्मोनल बैलेंस जो है वो चेंज हो जाता है बॉडी में, और उसको बच्चे को लगता है कि मैं खाना खाऊंगा तो डेफिनेटली मुझे सेल फोन देखने को मिलेगा, तो वाइस वर्सा कनेक्शन बन जाता है एक। एंड आई थिंक कि उसमें हम यही चीज़ कर सकते हैं कि उसका स्क्रीन टाइम पहले कम किया जाए। डायरेक्टली आप बंद करेंगे बच्चा डेफिनेटली लॉस ऑफ एपेटाइट पे जाना शुरू हो जाएगा, एनोरेक्सिक हो सकता है, खाना पीना छोड़ सकता है। उसमें फॉर एग्जांपल अगर हम सेफ टाइम कंसिडर करें तो बच्चे के लिए 30 मिनट्स हो सकते हैं, लेकिन आपने वो फूड के साथ कंबाइन करके बिल्कुल नहीं उनको वो टाइम करने देना। आप उसके साथ बच्चे के साथ खुद प्रैक्टिस करें, वही खाना खाएं जो बच्चा खा रहा है, ताकि उसको पता चले कि ये हेल्दी है, आइदर माई मदर इज़ ईटिंग और मुझे भी सेम यही खाना है। तो आई थिंक कि वो एक कल्चरल डिफरेंस हमें खत्म करना पड़ेगा, देन डेफिनेटली बच्चे इस प्रैक्टिस को नॉर्मल समझेंगे। यानी इसमें सबसे पहले रोल मॉडल फिर हमें बनना पड़ेगा। Exactly. अगर हम हाथ में मोबाइल रख के, आप पेरेंट्स की भी प्रैक्टिस यही है, पेरेंट्स से भी फिर यही गिला है कि हम बड़े जो हैं जब हमारे हाथ में मोबाइल है और डाइनिंग टेबल पे जनाब आप अपना मोबाइल रखते हैं और आप खाना शुरू करते हैं, तो फिर आप बच्चों को कैसे कहेंगे कि बेटे ये जो है इसका इस्तेमाल ठीक नहीं है जी। वालिदैन और स्कूल्स इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? स्कूल्स में आप देखें सबसे पहले तो इस चीज़ की एजुकेशन नहीं है, टीचर्स को नहीं है, बच्चों को नहीं बताई जा रही कि हमारे पास न्यूट्रिशन क्या है। एक बेसिक अगर सब्जेक्ट ऐड कर दिया जाए, या फॉर एग्जांपल एक डाइटिशियन हमारे पास अगर हायर हो जाए किसी स्कूल में, बच्चों की कैंटीन्स को मॉनिटर किया जाए कि फूड की क्वालिटी क्या है, किस तरह से मील सेट होते हैं। अगर आप इंटरनेशनल स्केल पर देखें तो वहाँ पर उनके बच्चों के मील्स प्रिपेयर होते हैं कैंटीन्स में, और वही बच्चों को डिलीवर होते हैं उनके एज ग्रुप के तौर पे, और उनके देखा जाता है कि फीमेल्स में किन न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, किन विटामिन्स की ज़रूरत है, मेल में किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग उनका फूड प्रिपेयर किया जाता है डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास डाइटिशियन के लिए वैसे ही जॉब्स नहीं है, तो हम स्कूल में कहाँ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? स्कूल्स इस चीज़ को इंगेज नहीं करना चाहते। तो आई थिंक कि थोड़ा सा स्टेप अगर इस पर स्कूल्स पर्सनली लेते हैं, अगर आप किसी डाइटिशियन को इनकॉर्पोरेट करते हैं, जनरल फिजिशियंस अगर हैं, क्योंकि नॉर्मली एक डॉक्टर भी हमारे पास होता है स्कूल में बच्चों की सेहत को मॉनिटर करने के लिए, तो उनकी डाइट इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, ताकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी को भी देखा जाए, उनकी मील सर्विस को भी देखा जाए, और कैंटीन को भी मॉनिटर किया जाए कि इधर हम कौन से फूड प्रोडक्ट्स उधर दे रहे हैं बच्चों को। वहाँ मुझे लगता है कि तरजीहात का भी मसला है। वो लोग जो ब्रांड का सूट जो आम रूटीन में 2 से 3 हज़ार में मिलता है, ब्रांड से 10 हज़ार में लेते हैं, तो क्या वो महीने में एक विजिट 2000 रुपए में क्या किसी डाइटिशियन के पास नहीं करवा सकते? मेरे ख्याल में हम सेहत पे सोचना ही नहीं चाह रहे। एग्जैक्टली दैट व्हाट माय पॉइंट इज, क्योंकि अक्सर पेशेंट आके ये भी बहस करते हैं फीस बहुत ज़्यादा है। आप देखें जब आप मेडिसिन खरीदते हैं, आप हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है, आपको सर्जरीज करवानी पड़ती हैं, तब आपका लाखों का बिल बनता है। आप कपड़े खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, तब भी आपका लाखों का बिल बनता है। तो मैं नॉर्मली सजेस्ट करती हूँ कि एवरी 1 मंथ आपको डाइटिशियन के पास विजिट करना चाहिए आपके जनरल चेकअप के लिए। आइदर आपका कोलेस्ट्रॉल तो ज़्यादा नहीं हो गया, यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ गया, बच्चे की सेहत क्या कह रही है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में इश्यूज तो नहीं आ रहे, क्योंकि डेफिनेटली देखिए जितना अच्छा अभी ग्रो करेगा उतना उसका साइकोलॉजिकल हेल्थ बेहतर होगा, उतना वो कल को सक्सेसफुल हो सकेगा। अभी डेफिशिएंसीज रहेंगी तो आप बाद में कैसे उसको क्योर करेंगे? बात फिर वही है जी, पहले आगाज खुद से करें,
उसके बाद स्कूल्स भी इन चीज़ों को देखें। वहाँ ने बहुत अच्छी बात की कि अगर हम कैंटीन्स पे काम करें, हम वहाँ पे बच्चों का एक जैसा मील बने, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से भी बहुत ज़्यादा सीखते हैं और फिर बच्चों के ये मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है कि कोई फ़र्क नहीं होगा, सारे एक वक्त में एप्पल खा रहे होंगे, सारे एक वक्त में एग खा रहे होंगे। एक जैसा जब बच्चे खाएंगे तो उससे भी बच्चे प्लेयर फील करेंगे। ख़ातिन हज़रात, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। ओबेसिटी का ये सफ़र जो है ये वापस जा सकता है, रिवर्स हो सकता है। वो कहते हैं ना कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है ये हमेशा खुली होती है। वालिदैन, स्कूल्स और हुकूमत अगर मिलकर कोशिश करें तो हम सब अपने बच्चों में इस ओबेसिटी की बढ़ती हुई शरह को रोक सकते हैं। बस इसके लिए हम सबको अपने रवैयों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एक वसी पैमाने पे अवामी सेहत की तालीम की ज़रूरत है। याद रखें, कहते हैं कि इट इज़ नेवर लेट टू मेंड, यानी इस्लाह हर वक्त मुमकिन है। रास्ता भटक गए तो क्या हुआ, वापसी का रास्ता खुला है। बहुत शुक्रिया महानसीर कि आज आपने प्रोग्राम राब्ता में हमें वक्त दिया और हमारे सुनने वालों को इतनी अच्छी बातें बताएं। थैंक यू सो मच। जी, ओवर टू जाफर ज़ैदी।